से कुछ बेहतर होने की उम्मीद हमको लगती है। चलिए, क्योंकि लेकिन जो आएगा वो 4 तारीख को सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कर्नाटक में अगर बीजेपी को 18 से 22 है तो देखिए पिछली बार 25 मिली थी और एनडीए के पास 26 सीटें यहां पर थी, जेडीएस के पास 1, कांग्रेस के पास 1 सीट थी और ऐसे में कांग्रेस को 4 से 8 सीट, यानी कांग्रेस यहां पर पिछली बार से प्लस नजर आ रही है और बीजेपी को 22 के करीब बताया जा रहा है, तो 25 सीट थी तो वो थोड़ा माइनस नजर आ रहा है। योगेश जी, एक्चुअली वहाँ पर असर इसलिए भी है क्योंकि श्वेता वहाँ सरकार है कर्नाटक में, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री है वहाँ के, और दोनों जो मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, दोनों की मेहनत तो है। यहाँ पर बीजेपी को जो उम्मीद है उसके आसपास ही सीटें आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान है सीडी कांड भी सामने आ गया था और बीजेपी की इतनी सीटों का अर्थ भी इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने देवेगौड़ा की पार्टी से अलायंस किया। तो देवेगौड़ा की पार्टी से अलायंस करने के कारण बीजेपी को यहाँ पर जो ओबीसी वोटों का जो लाभ हुआ उसके कारण बीजेपी अपनी प्रेजेंस को बनाने में ठीक ठाक स्थिति में जो एग्जिट पोल बता रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है, जहाँ पर मार्जिन 15 से 20 हजार के बीच में रहने वाला है और कांग्रेस के साथ कड़ा मुकाबला वहाँ पर है। अब योगी जी इसको कैसे देख रहे हैं कि भाई इस कर्नाटक के अंदर लिंगायत और वोकलिंगा दो बड़े फैक्टर हैं, क्या लोकसभा चुनाव में फैक्टर पूरे तरीके से इंपैक्टफुल नहीं होते, वोटों का डाइवर्सन नहीं हो पाता? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो डाइवर्जन हुआ, लिंगायत वोट टूटे और जो खासतौर से सिद्ध मठ है, जो लिंगायतों का बड़ा मठ है कर्नाटका में, बेंगलोर के पास में, सिद्ध मठ ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम किसके साथ वहाँ पर जाएंगे। लेकिन लोकसभा में परिस्थितियाँ बदलती है, वहाँ हिंदुत्व कार्ड भी चलता है और आपको ध्यान ही कि टीपू सुल्तान को लेकर और कई तरह की वहाँ पर बातें होती हैं। इसके अलावा ख़ासतौर से जो बुर्के को लेकर भी वहाँ पर सवाल खड़े किए गए, कॉलेज के अंदर लड़कियों को लेकर वहाँ पर मुंह ढककर नहीं जाने को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। तो बीजेपी की जो हरावल दस्ता है और ख़ासतौर से वहाँ पर संघ का नेटवर्क भी बहुत मजबूत है। आपको ध्यान ही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी वहीं से आते हैं और खुद संघ के सर कार्यवाह वो भी वहीं से आते हैं, कर्नाटक की धरती से आते हैं। तो ये वो स्टेट है जहाँ पर हिंदुत्व जड़ों में रहा है। ये वो स्टेट भी है साउथ का जहाँ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी स्टेट में बनी थी, कर्नाटक के अंदर। तो ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक में अगर 20 सीटें 22 सीटें बीजेपी लाती है तो कोई अतिशोक्ति यहाँ पर नहीं होगी, बीजेपी ला सकती है। क्योंकि हमारे साथ हो सकता है वो इससे इत्तेफाक ना रखे क्योंकि भाई उनकी सरकार है, वो इससे दिल मांगे मोहर वाली स्थिति में होंगे। अरुण जी, आपको लग रहा है कि कर्नाटक में जो सर्वे आया है वो सही है, आपको लगता है कि नहीं आंकड़े थोड़े अलग होंगे? देखिए, इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, एक डिस्क्लेमर फिर यूज करूँगा मैं कि देयर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन एग्जिट पोल एंड एग्जैक्ट पोल। रात दिन का फर्क है। पिछले 5 लोकसभा के इलेक्शन के एग्जिट पोल हमको यही सिखाते हैं। नोबडी कुड कैप्चर कि ठीक कितनी सीटें हैं। कई मामले में तो बिल्कुल उल्टा अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी इस साइंस को बिल्कुल बेइज्जती करने का मेरा इरादा नहीं है। जैसे अमित ने भी कहा, ये अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन 1-2 जो टीवी चैनल हैं वो इतने संदिग्ध हैं कि उनका सर्वे तो मैं आंख मीच के इग्नोर कर सकता हूं। मुझे लगता है आपने शायद आर भारत का सर्वे देख लिया है। हाँ, आर भारत है, टाइम्स नाउ है, अगर नाम ही लेने हैं तो एनडीए को 350 से, अगर मैं गलत नहीं तो 375-80 तक पहुंचा दिया है। अमित जी को शायद वो दिखाई दिया है ना अमित जी? ये देखिए, मैं तो अरुण जी सॉरी, हाँ नहीं, इवन ये जो कर्नाटक 18 से 20 है, ये दिस इज नॉट रियलिस्टिक। आप फाइनली देखेंगे कांग्रेस इससे कहाँ ही अच्छा तमिलनाडु से तो आप तमिलनाडु यस, क्योंकि बीजेपी ने बहुत पहले ये भांप लिया था कि ये जो खड्डा नॉर्थ में होगा उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं कंपनसेशन चाहिए होगा। मैं ओपन हार्ट से कहता हूं, उन्होंने तमिलनाडु में काफी मेहनत की, स्पेशली 1-2 सीट पे उनका जो बीजेपी का अध्यक्ष है तमिलनाडु में, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो 2 सीट मिलेंगी बीजेपी को, वहां से उसकी उम्मीद थी हमें। 2 की मैं कह रहा हूँ, 2 की मैं बता रहा था उम्मीद, 2 सीटें वहां जा सकती है बीजेपी, 2 जा सकती है। ठीक है, संदीप भी हमारे साथ बने हैं। संदीप, अभी तक कर्नाटक, तमिलनाडु इनके सर्वे आ चुके हैं, आपको क्या लग रहा है कि सर्वे सही दिशा में जा रहे हैं, या जिस तरीके से अरुण जी कह रहे हैं कि नहीं, जहां हम हार रहे हैं वहां हम नहीं मानेंगे, जहां हम जीत रहे हैं वहां मान लेंगे? हाँ, सही। देखिए विजेंद्र जी, सभी को अपनी राय रखने का हक है, तो स्वागत है इनकी बातों का, लेकिन मैं ये मानता हूं और बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो भी ये जानता था
कि नॉर्थ में कुछ कैंडिडेट्स के प्रति, जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं, उनके प्रति पार्टी को भी संदेह था। कुछ को तो टिकट काट दिए गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग रह जाते हैं कि ये चुनाव हार सकते हैं। और नॉर्थ में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए अब से 5 साल पहले बीजेपी ने कमर कस ली थी, और उसकी जो पूर्ति है वो साउथ से इस बार होने वाली है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कितनी कितनी सीटें किसको मिल रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है, कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी एंट्री दर्ज कराने में कामयाब होगी, और वो सीटें जो नॉर्थ में उसको नुकसान हो सकता है उनकी भरपाई वहां से होगी। इसीलिए मैंने कहा है कि तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं, और अपना जो उनका पूर्व का जो एक जनाधार था या कहिए जितनी सीटें थी उनको मुझे लगभग लगता है वो रिपीट करने जा रहे हैं। श्वेता, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा इसको सही और कर सकते थे संदीप जी कि भाई कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी से आगे भी एक टापू है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वहां तक बीजेपी पहुंच चुकी है। वापस आपके पास आएंगे हम भाई, वापस आएंगे। लेकिन अमित जी भाई, सर्वे जो अभी तक आया है वो बता रहा है कि बीजेपी जितना दक्षिण से उम्मीद कर रही थी उतना नहीं आ रहा है वहां से। नहीं, अभी तो मेरी बात सुनिए, निश्चित रूप से उससे बेहतर आएगा। और ये आप मान के चलिए कि अमूमन ये माना जाता था कि बीजेपी जो है हिंदी पट्टी की पार्टी है, और जिस तरह से साउथ में लगातार भाजपा का हर राज्य के अंदर खाता खुल रहा है, सीटें आ रही हैं, 2 सीटें 3 सीटें, जहाँ हमारा कभी खाता ही नहीं खुला, तो ये बहुत शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मैं मान रहा हूँ कि जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, हमारे नेता का काम है मोदी जी का पिछले 10 साल का, निश्चित रूप से बहुत बिल्कुल सुखद और अच्छे परिणाम एक आएंगे। और एग्जिट पोल है, नजर डाल लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। एनडीटीवी का एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत ये दे रहा है। एग्जिट पोल एनडीए को 371 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं इंडी गठबंधन को 154 सीट मिलने का अनुमान, और अन्य को 30 सीट मिलने की संभावना यहां पर जताई है। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में एनडीए को 353 से 368 सीटें, इंडी गठबंधन को 118 से 133 सीटें, और अन्य को 43 से 48 सीट मिलने का अनुमान है। यानी ये ओवरऑल जब हम 542 सीटों की बात कर रहे हैं एग्जिट पोल में, तो देख सकते हैं रिपब्लिक भारत सीधे तौर पर 353 से 368 सीटें दे रहा है, इंडी गठबंधन को 118 से 133 सीटें। योगेश जी देखिए, मेरे हिसाब से 400 दे देनी चाहिए थी रिपब्लिक को। नहीं, लेकिन योगेश जी क्या एनडीटीवी के अंदर बदलाव के बाद आपको लग रहा है कि समीकरण बदल रहे हैं? क्योंकि मैं यकीन से कह सक रहा हूं कि अगर पुराने वाला एनडीटीवी होता तो ये परिणाम नहीं होता। देखिए, ये कहा जा सकता है विजेंद्र, साहसपूर्ण बात आपने की है। तो कुल मिलाकर ये जो देश में जो एग्जिट पोल का फैक्टर है, और बीते चुनाव में हमने देखा, ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को बढ़त है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 400 पार हो जाएगा, ये कोई भी एग्जिट पोल अभी तक दावा नहीं कर आर भारत का एग्जिट पोल भी है, देख लेते हैं। आर भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत है, एनडीए को 353 से 368 सीटें मिलने का अनुमान, जिससे योगेश जब हम चर्चा भी करते हैं विजेंद्र, इंडी गठबंधन को 118 से 133 सीटें ये आर भारत दे रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य पार्टियों की बात कर ले तो करीब 43 के करीब सीटें यहां पर मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, लेकिन आर भारत का एग्जिट पोल एक तरफा एनडीए को सरकार बनाते हैं। वो छुपा गया, अगर वो इंडी गठबंधन के अंदर फिर ये भी बता देता कि भाई कांग्रेस को कितनी मिल रही है, तो शायद वो कांग्रेस को 40 से 50 के बीच में समेटता। योगेश जी, क्योंकि इंडी गठबंधन में बहुत दिग्गज पार्टियां हैं जिनका अपना क्षेत्रीय जनाधार है, और वहां कांग्रेस सेकंड नहीं 3rd नंबर पर भी नजर आएगी, तो इस हिसाब से तो 50-60 ही सीटें हैं कांग्रेस। खासतौर से अगर दक्षिण पर जिस तरह से अभी अब तक के जो एग्जिट पोल 33 से 37 सीटें डीएमके कांग्रेस अलायंस को दे रहे हैं तमिलनाडु में। तो साउथ के अंदर जब कांग्रेस पार्टी या अलायंस वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटका हो, और ये ज़रूर है कि आंध्रा में कांग्रेस को 0 दिया है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कांग्रेस 0 रहेगी, वहाँ कांग्रेस सीट जीतेगी, भले ही एक ही जीते, लेकिन वहाँ कांग्रेस आंध्रा में जीतेगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है कि अप्रत्याशित रूप से 400 के आसपास ही ज़्यादातर एग्जिट पोल जो है वो पहुँचाने की तैयारी में है कि 400 तक तो हम पहुँचा दें उन एग्जिट पोल्स को। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि भाई 400 का नारा दिया गया था ताकि विपक्ष उसमें उलझ जाए, और वो उलझता भी ना। एक्चुअली नारा एग्जैक्टली था, अमित जी मेरी बात से सहमत होंगे, 370, क्योंकि धारा 370 हटाई थी जम्मू कश्मीर से, तो वो जो नारा था वो 370 का जो मोटे तौर पर जो नारा था, 400 का एक कहा जा सकता है एक ऐसा नारा बुलंद किया गया जिससे विपक्ष जो है वो वहाँ खलबली में ये जो आंकड़ा दे रहे हैं एनडीटीवी और आर भारत, इसमें इंडी गठबंधन को 118 से 133 है। अब तमिलनाडु को बाहर कीजिए, इसमें से बिहार के आरजेडी को बाहर कीजिए, महाराष्ट्र की
शिवसेना उद्धव ठाकरे को बाहर कीजिए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर सपा को बाहर कीजिए, हरियाणा में इनेलो को बाहर कीजिए। मेरा सवाल यह कि फिर इस हिसाब से कांग्रेस के खाते में कितनी आएंगी? फिर देख, कांग्रेस के खाते में एग्जिट पोल है वो 50 से 60 सीटों के बीच ही दे रहे हैं कांग्रेस को, इससे अधिक दे ही नहीं रहे वो। लेकिन आपने कहा कि आंध्र प्रदेश में 0 जो दे रहा है एग्जिट पोल वो नहीं है, इससे बढ़कर सीटें तो आनी है, उसकी सबसे बड़ा आधार आपको क्या लगता है योगेश? देखिए, एक तो क्या था कि जिस तरह का प्रचार था आंध्र प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस ने बहुत मेहनत की और वहाँ पर वाईएसआर की पार्टी को तोड़ने का काम किया। दूसरा, जो मुस्लिम वोट है और वहाँ का जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, उसने वहाँ पर रिफ्लेक्शन था, वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की पार्टी की तरफ थोड़ा बहुत मूव हुआ वहाँ पर, जैसा अन्य जगहों पर हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी ने वहाँ पूरी ताकत इस बार वहाँ पर लगाई थी और टीडीपी अपना कमबैक चाह रही थी। अभी तो एग्जिट पोल है, असली जो रिजल्ट 4 जून को आएंगे, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो स्टेट्स हैं, ये अपनी कहानी मुझे लगता है ऐसी रचेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये प्लस रहेगा कांग्रेस के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए। और अभी ईस्ट और वेस्ट पर नहीं आए हैं। ईस्ट और वेस्ट जो होगा वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा तो प्लस फैक्टर जाने वाला है। ठीक है, अरुण जी क्या कहेंगे? क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं योगेश जी जो बात कह रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे 1-2 ये अभी आए हैं सर्वे, एग्जिट पोल, ये एनडीटीवी और रिपब्लिक आर भारत, यही वो चैनल हैं जिनकी वजह से हम नहीं आना चाह रहे थे। हमें पता है कि ये क्या रिजल्ट दिखाने वाले हैं और इनकी मजबूरियां पता हैं, अब पूरा देश जानता है। लेकिन मेरी बात सुनिए ना, अगर वो कुछ दिखा रहे हैं तो आपको तो फिर भी हमारी मौका कोई मिलेगा। शिकायत नहीं है, तो बहुत लवली चैनल है। हमारी शिकायत यही थी, जो पूर्व निर्धारित सर्वे आने थे वो साबित कर रहे हैं अपनी लॉयल्टीज, उनका मजबूरी है कुछ। सर, हमारे चैनल को जगदीश चंद्र जी, पवन सर और वीरेंद्र सर चलाते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले बार हमने कहा था, सर ने कहा था 300 और फिर गिनते जाइए, और वही तो हुआ था। सर, मैं तो इससे भी पुरानी बात करता हूँ, जब जगदीश चंद्रा जी ईटीवी राजस्थान के पूरे रीजनल्स के हेड हुआ करते थे और पूरे देश बिहार में सरकार बना रहा था बीजेपी की। बिल्कुल, वो 1 घंटे में ही सबने सरकार बना दी थी। और मुझे लगता है कि देश के दुनिया के जितने चैनल थे वो हमारी तरफ आ गए और हमने जो रिजल्ट दिया वो एग्जैक्टली वही था। और अभी भी देखिए ना, 3.5 घंटे का एनालिसिस किया है उन्होंने, और अंत का जो कंक्लूजन था वो यही कि भाई आंकड़े कुछ भी हो, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, ये उनका कंक्लूजन है। लेकिन बहरहाल तमिलनाडु के आंकड़े आपको दिखाते हैं। जरा देखिए तमिलनाडु के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। जरा देखिए, तमिलनाडु के अंदर बीजेपी को 2 से 4, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी खाता खोलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 13 से 15, डीएमके 20 से 22, एआईए डीएमके जयललिता की जो पार्टी है वो 0 से 2। और ये आज तक एक्सिस का ये एग्जिट पोल है, और ये कह रहा है TV9 के एग्जिट पोल पर भी नजर आ रहे थे तमिलनाडु को लेकर। देखिए TV9 तो यहाँ पर 4 एनडीए को दे रहा है, इंडी गठबंधन को 35, एआईएडीएमके को 0 और अदर